हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पर। ठीक है, तो हमारी जो नेट एग्जाम की तैयारी अभी चल रही है। ठीक है, जो नेट एग्जाम होने वाला है जून में, उसकी मैं क्लासें डाल रही हूँ डिटेल में। ठीक है, तो अभी यूनिट 7 में यूनिट 1 पढ़ा चुकी हूँ, तो यूनिट 1 की कंटेंट क्लास आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वहां पर तुमको थंबनेल मिलेगा क्या, यूजीसी स्पेशल क्लास। ठीक है, और जो अभी मैं यूनिट 7 पढ़ा रही हूँ, कंटेंट पढ़ा रही हूँ कहानियों का। ठीक है, तो वहां पे जाकर के देख लीजिए जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को कोई भी घाटा होने वाला नहीं है, उल्टा आप लोगों को फायदा ही होगा। और कुछ शेयर भी कर दिया करिए, कुछ कमेंट भी लिख दिया करिए, क्योंकि कमेंट भी नहीं कोई लिखता है, तो कमेंट तो थोड़ा लिखना चाहिए आप लोगों को। बस एक क्लिक करने के लिए तुम लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, इतनी मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और इतना एक वीडियो में कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम जाता है। और आप लोग हो कि एक ना तो कमेंट करते हो, ना तो और सब्सक्राइब करके भी अनसब्सक्राइब मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब करते हो। ठीक है, ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर कीजिए, नहीं तो ऐसे भी कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मीराबाई को राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी किसने कहा है। तो ये किसने कहा है, सुमित्रानंद पंत ने इनको कहा है कि मीराबाई राजपुताने की क्या है, मंदाकिनी है। ठीक है, मरुस्थल की मंदाकिनी है। यहाँ पर इनकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट में देती हूँ, फिर भी आप लोग कुछ भी नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सुमित्रानंद पंत छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। सुमित्रानंद पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा है, जो कि 1966 की रचना है। चिताम्बरा काव्य संकलन है इनका। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1968 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ का है, यहाँ से बनता है। इनकी एक रचना है उच्चवास 1920 की है, ग्रंथि 1920 की है, वीणा 1927 की है, पल्लव 1928 की है, गुंजन 1932 की है, उत्तरा 1949 की रचना है। ठीक है, मैंने जो आप लोगों को व्याख्यात्मक क्लासें दी हैं पहले, इसके पहले, उसमें भी मैंने इनके बारे में पूरा जिक्र किया है। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी नोट्स बना सकते हैं, उसके मैंने पीडीएफ भी दिया है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ तक पढ़े थे, उत्तरा क्या है इनकी 1949 की है। उसके बाद है कला और बूढ़ा चांद। तो कला और बूढ़ा चांद पे इनको साहित्य अकादमी मिला है। क्या मिला है, साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी इनको मिला है इस पर, कला और बूढ़ा चांद पर। ठीक है, साहित्य अकादमी, कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, यहाँ पर है अंतिमा इनकी 1955 की है। लोकायतन 1968 का है। लोकायतन पर ही इनको क्या मिला, इनको पुरस्कार लोकायतन पे मिला था। कौन सा याद नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि गंग किस राजा के दरबारी कवि थे। तो गंग थे अकबर के दरबारी कवि। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे ये, अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है वल्लभाचार, एक सेकंड। नेक्स्ट है कि वल्लभाचार के संपर्क में आने के पहले सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तो इनकी भक्ति कैसी थी, दास भाव की थी। किसकी, वल्लभाचार की। ठीक है, सूरदास की भक्ति कैसी थी, दास भाव की थी, वल्लभाचार के संपर्क में आने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ पर इनकी पहले थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, व्याख्या इनकी देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ देखिए, सूरदास की भक्ति साधना को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वल्लभाचार से मिलने के से पूर्व, मतलब कि मिलने से पहले भक्ति साधना, वल्लभाचार से मिलने के बाद भक्ति साधना। वल्लभाचार से मिलने के पूर्व विनय की प्रधानता। सूरदास के विनय के पदों में दास भक्ति का प्रतिपादन हुआ है। वल्लभाचार से मिलने के बाद सूरदास की भक्ति भावना में मोड़ आता है और उनकी भक्ति में वात्सल्य, सांख्य तथा
मधुर भाव की अभिव्यंजना होती है। यद्यपि सूरदास ने भगवान की लीला का गान करते हुए नवधा भक्ति के सभी रूपों का तथा नारद भक्ति सूत्र की 11 आसक्तियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये तो रही कुछ इनकी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? तो ये कथन है किसका? तीनों धाराओं में चलता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कथन किसका है ये पूछ रहे हैं। ठीक, धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये मैंने कंटेंट वाली क्लासों में ये पढ़ाया है। ठीक है, यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राम कुमार वर्मा का है, फिर डॉक्टर नागेंद्र का है। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसमें नगर की संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन है, या फिर इनमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही है जो वो है पहला, इनमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन है, ये भी सही है। और यहाँ पर ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी, तो यहाँ पर देखिए, अकबर के दरबार में रहीम का प्रमुख स्थान था। ये बैरम खान खाना के पुत्र थे। इनकी रचनाओं में दोहावली, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद और मदनाष्टक प्रमुख हैं। नगर शोभा में जौहरनी, रंगरेजिन, तुर्किन, कैथिन, गुजरी आदि विविध जातियों की स्त्रियों का चित्रण मिलता है। अकबरी दरबार की संगारिक भावनाओं और मीना बाजार की झलक भी इस ग्रंथ में मिलता है। नगर शोभा की पंक्ति है, कैथिनी कथन न पार ये प्रेम कथा, मुख बैन छाती पी पाती, मनो लिखे मैन की सैन। ठीक है, ये इनकी क्या है? प्रमुख पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनका। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगड़ी है। ठीक है, हित तरंगड़ी है। इसके पहले भी मैं प्रैक्टिस में इसे पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस में इसे मैं पहले। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर श्रृंगार निम्न में से किसकी रचना है? तो सुंदर श्रृंगार किसकी है? सुंदर कविराय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इनकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। सुंदर कविराय ने श्रृंगार रस को रसराज मानकर सुंदर श्रृंगार की रचना करते हैं। ये भक्तिकाल के रीति निरूपक कवि हैं। ये जात के ब्राह्मण और ग्वालियर के रहने वाले थे। सुंदर श्रृंगार 1631 इनका नायक नायिका भेद और श्रृंगार रस निरूपण संबंधी प्रसिद्ध। इन्हें बादशाह ने पहले कविराय की और फिर महाकविराय की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सुंदर श्रृंगार में सखी, कर्म, दूती भेद, नायक नायिका भेद, दर्शन भेद, संयोग श्रृंगार, विप्लम श्रृंगार और काम दशाओं तथा उद्दीपन विभावों का वर्णन किया गया है। लक्ष्य समानता दोहों में और उदाहरण कवित्व, सवैया दोहा आदि छंदों में है। इनकी निम्न रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, सुंदर श्रृंगार और बारहमासा। इनकी क्या है? रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति रसामृति सिद्धू के रचयिता कौन है? तो उसके गोरूप गोस्वामी है। ठीक है, निम्बार्काचार का संबंध किस दर्शन से है? तो द्वैतवाद से है निम्बार्काचार का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, निम्बार्काचार का समय 1612 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका जन्म मैसूर कर्नाटक प्रदेश के बेल्लारी जिले के निम्बा
पुर नामक गांव में नगर में हुआ था। इनके शैशवावस्था का नाम निमानंद था। निम्बार्क का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन करने वाला। निम्बार्क का चार का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है। इनके अनुसार जीव पर ब्रह्मा अंश है और भक्ति द्वारा जीवन ब्रह्मा या ईश्वर को प्राप्त करता है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद में है। वृंदावन में भी श्री जी की बड़ी कुंज स्थान निम्बार्क संप्रदाय का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पर बेल कृष्ण रुकमणी री चतुर्भुज दास की नहीं है। ध्यान मंजरी अग्रदास का है। भैरवे नायिका भेद रहीमदास का है। भक्तमाल नाभादास का है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिकाल को लोक जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया। तो रामविलास शर्मा ने दिया था भक्तिकाल को लोक जागरण की संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामविलास शर्मा तार सप्तक के 1943 में संकलित कवियों में से एक हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। रामविलास ने लिखा है प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भाग्य नशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। इनकी निम्न रचनाएं हैं प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन और साहित्य, निराला की साहित्य साधना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। तो इनको रुद्र संप्रदाय से अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा असिस्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाहन पूजे हरि मिले तो पूजे पहर, यह पंक्ति किसकी है। तो ये कबीर दास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर इनके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कबीर दास के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि कबीर दास भक्ति काल के निगुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह सन 1464 ईस्वी में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान या श्रेष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है। ठीक है, किस पंक्ति। तो आँख से मुख औंधा कुआं पताले पनिहार हारी, ये किससे है, उलटवासी से है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ ग्रामर के। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसमें कर लगा रहता है हर उसमें। ठीक है, चलकर, नहाकर, खाकर, पीकर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। यहाँ पर है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है श्याम सोता है। श्याम सोता हमें अकर्मक क्रिया, इसमें कोई भी कर्ता का फल कर्म पर नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कहलाती। तो क्रिया क्या कहलाती है, साधित सकर्मक धातु कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस क्रिया में, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पर पढ़कर अभी भी मैंने बताया तो पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो पीना सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। तो निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। ठीक है, अकर्मक क्रिया किसमें
प्रयुक्त है तो अकर्मक क्रिया शिशु सो रहा है ना, तो शिशु सो रहा है, इसमें भी कोई नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी मदद करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय